नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा है कि आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, वो पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत काम का वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, मैं सुरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अध्यापक, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2 बार चयनित। ये बार बार बताना पड़ता है, कई नए व्यूअर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि बार बार क्यों बताते हैं सर, है ना। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं एक साधारण आदमी हूँ और हमेशा साधारण व्यक्ति बना रहना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखें। वो सेकंड ग्रेड में जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आप किस अप्रोच से तैयारी करें ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर आ सके, आपका सिलेक्शन हो सके। तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो था उसको आप ज़रूर ज़रूर देखें। 30 मिनट के आसपास वो वीडियो है, उससे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी। और आज के मुद्दे पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके कंप्लीट है ना, और सेकंड पेपर एसएसटी विषय के अगर नोट्स मंगवाने हैं तो मेरे इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें फॉर नोट्स, है ना। उसका प्रोसेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ये लेकर चिंतित है कि सर क्या जो बचा हुआ समय है उसमें हमारी तैयारी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अब ऑप्शन भी तो नहीं है टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने का। तो जो है समय उसमें भरपूर अगर आपका प्रयास होगा, और अप्रोच के लिए मैंने वीडियो बना दिया इससे पहले वाला वीडियो, वो जरूर देखें। वो अप्रोच अगर आप लागू करेंगे, आपके पास में कंटेंट अच्छा होगा, आप हार्ड वर्क करेंगे, सेलेक्टिव मैटर पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन 3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में भी हो सकता है। और आरपीएससी की डेट 99% फिक्स है ना। कोई ट्रेजिडी हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी ये डेट आगे नहीं खिसकने वाली है। 17 से 24 दिसंबर एग्ज़ाम फिक्स हैं और वो होने हैं, मतलब होने हैं। तो आप ये कतई नहीं माने कि एग्ज़ाम आगे जाएगा पीछे आएगा, है ना। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें और हमेशा, है ना, कभी भी डीमोटिवेट होते हो तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सफलता में बाधाएं जरूर आती है। अगर सफलता अगर ऐसे ही आसानी से मिल जाती तो फिर उसका मज़ा ही नहीं आता, है ना, उसका महत्व नहीं रहता। अगर जो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध है आप देख लीजिए, उसके लिए आप वो आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती है। और जो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध नहीं है उसके लिए आप मतलब कितनी कोशिश करते हैं वो फिर भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए जीवन का नाम ही संघर्ष है। इस संघर्षों से घबराए नहीं। ये नौकरी से पहले भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। आपकी गलतफहमी है कि नौकरी के बाद जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। जीवन का संघर्ष तो जीवन भर चलेगा, है ना। इसीलिए संघर्षों से घबराए नहीं, तैयारी को और दुगना कीजिए, डबल जोश से कीजिए, है ना। छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए, अपनी पूरी एकाग्रचित होकर तैयारी कीजिए। अभी एग्ज़ाम तक आपको पूरा एग्ज़ाम पे फोकस रहना है। मैं आज आपको जो सेकंड ग्रेड के एसएसटी के विद्यार्थी है, लोक प्रशासन में उनके एक टॉपिक है प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार। इस वीडियो को आप सराहना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक सुधारों से क्या मतलब है, प्रशासनिक सुधारों का क्या अर्थ है। तो देखिए, आप कहते हो ना पब्लिकेट कठिन है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न है, बहुत सरल है। देखिए, इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़िएगा आप, है ना, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा।
प्रशासनिक सुधार आयोग हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों का मतलब हम जान लेते हैं। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित बदलाव लाए जाते हैं जिससे प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होती है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहूलियत होती है। आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को चौकस और चाक चौबंद रहना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो तो अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से किसी भी विभाग या संगठन को आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः योजनाओं का अपेक्षित परिणाम न मिलने या सार्वजनिक हित के कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोताही दिखाई देने पर प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और ये प्रक्रिया विकसित देशों में भी दिखाई देती है और विकासशील देशों में भी दिखाई देती है। सिंपल सा मतलब है कि जब प्रशासन में कुछ कमियां लगे है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो आप जानते ही हो ब्यूरोक्रेसी मतलब एक तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो नेता होते हैं और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस में रहते हुए शासन को चलाते हैं है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो नौकरशाही जो आपकी होती है तो वो नौकरशाही एक्चुअल में जो धरातल पे जो काम करती है वो नौकरशाही करती है, चाहे वो बड़े से अधिकारी से लेकर छोटे चपरासी तक के लेवल का जो व्यक्ति है तो वो ऊपर से नीचे तक पूरी हायरार्की बनी हुई है और वो ही सारा काम संभालते हैं XYZ है ना। तो अगर उसमें अगर कहीं लगे कि कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अभी की जो व्यवस्था है या अभी की व्यवस्था में कुछ सुधार की आवश्यकता है जिससे कि और बेटर परिणाम लिए जा सकते हैं, इसीलिए जो प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं और उसके लिए फिर आयोग गठित किए जाते हैं और वो आयोग अपने सुझाव देते हैं। फिर उन सुझावों में से कितने सुझावों को लिया जाता है और उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्रशासनिक सुधारों की ज़रूरत क्यों है, मैंने बता दी कि जब समय पे चीज़ें नहीं हो पाती है, संरचना में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि समय के साथ में बदलाव करना ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है। और प्रशासनिक सुधारों का मतलब क्या हुआ, प्रशासन में सिस्टम में चेंज करना, कुछ नयापन लाना ताकि समय के अनुसार जो कार्य हैं वो तेज़ी से हो सके, समय पे हो सके, उसका लाभ सबको मिल सके। और ये ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें समय पे नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही है ना, समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो उसमें सुधार करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग लाए जाते हैं और उसमें प्रशासन को और बेटर बनाने का काम किया जाता है। तो प्रशासन में बदलाव ही प्रशासनिक सुधार है। और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें समय पे बेटर करनी है वो नहीं हो पा रही है तो उस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको करना पड़ता है। तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आपके सिलेबस में है, इसको पूरा देखिएगा, 100% आपको फ़ायदा होगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये नया टॉपिक आपके जुड़ा है ना। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ARC। ARC की फुल फॉर्म क्या होगी, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव और R से रिफॉर्म और C से कमीशन, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग। और कौन सा, पहला फर्स्ट, तो फर्स्ट ARC है ना, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, मैं ऐसे बोलूँगा फर्स्ट ARC है ना। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमंतैया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, के हनुमंतैया आपसे ये पूछेंगे कि
जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। अगर ऑप्शन में अगर आपके मोरारजी देसाई भी है और हनुमंतैया भी है और ये पूछा जाए कि किसको नियुक्त किया था, है ना, तो आप क्या करके आएंगे। अगर उसकी लैंग्वेज इस प्रकार की हो कि 5 जनवरी 1966 को किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, तो फिर मोरारजी देसाई। और अगर आपको केवल ये पूछ ले कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है वो किसकी, उसका जो अध्यक्ष है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो उसका आंसर होगा कि हनुमंतैया। कुल मिला के पहले मोरारजी देसाई को बनाया, लेकिन बाद में ये सेंटर में मंत्री परिषद में वहाँ पर जाने से इनकी जगह अब कौन लाए, तो दूसरे व्यक्ति जो आए वो आए के हनुमंतैया। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है, बेसिक चीज़ें पूछेगी आपसे, है ना। तो अध्यक्षता में नियुक्त किया गया आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर, कब पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1966 को तथा दूसरी रिपोर्ट 30 जून 1970 को, यानी पहली तो 20 अक्टूबर 1966 को, यानी जिस वर्ष ये गठित हुआ उसी साल दे दी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट 30 जून 1970 लगभग 66 में गठित हुआ और 70 में रिपोर्ट सौंपी दूसरी पेश की, जिनमें कुल 578 सुझाव थे। ये पूछा जा सकता है कुल कितने सुझाव थे, 578। इनमें प्रमुख थे, इनमें से अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, जो मोस्ट थे, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जो पहला, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है लोग, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोक प्रशासकों के विरुद्ध जनता के अभियोगों के निराकरण हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति आपके सिलेबस में भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोकपाल और लोकायुक्त, तो लोकपाल और लोकायुक्त जो गठित करने की सिफारिश की थी वो किसने की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, फर्स्ट ARC ने की थी। दूसरा इनका सुझाव था मंत्री परिषद का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाए, यानी मंत्री परिषद में जितने मंत्री आवश्यक है उतने ही रखे जाए, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाए। प्रधानमंत्री के अधीन एक कार्मिक विभाग की स्थापना की जाए, यानी प्रधानमंत्री के अधीन एक कार्मिक विभाग हो जो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करे। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं किसी भी मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं बनाया जाए, ये भी एक इनकी सिफारिश थी। योजना आयोग की अधिकतम संख्या इन्होंने कितनी बताई, 7 रखी जाए। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। एक अंतर्राज्यीय है ना, अंतर्राज्य का मतलब समझते हो ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में, है ना। तो ऐसी अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाए ताकि हो सकता है इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर या सेंटर से राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर रहा होगा। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार न देना तथा उनकी समस्याएं संयुक्त विचार विमर्श एवं नागरिक सेवक न्यायाधिकरण के माध्यम से हल करना, यानी उनको हड़ताल। अब आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दिए है ना, आपसे पूछ लिया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं था, है ना, नहीं था। अब वहाँ पर दे दिया कि योजना आयोग की अधिकतम सदस्य संख्या 7 रखी जाए, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार न दिया जाए, और चौथा दे दिया आपको मंत्री परिषद का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाए। तो अब आपको लगेगा यार सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं दिया जाए, ये तो मतलब आपको गलत कथन छांटना है ना।
तो आप सोचोगे ये प्रशासनिक सुधार है, इसने अधिकार की सिफारिश की होगी कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल के अधिकार होने चाहिए, जबकि इसने उल्टा किया। इसने कहा कि हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। और उनकी जो समस्याएं हैं वो संयुक्त विचार विमर्श यानी आपस में संयुक्त बैठकर, है ना, विचार विमर्श करके नागरिक सेवक न्यायाधिकरण के माध्यम से हल की जाए, ये था। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेखा परीक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक व रचनात्मक हो। जो आपके लेखा परीक्षक होता है ना, उसका जो सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सिफारिश की। विभागों की वित्तीय क्षमता का विकास किया जाए, जितने भी विभाग हैं उनकी जो जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाए, ताकि, है ना, बहुत अच्छे से वो वर्क कर सके। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए, जबकि अभी कब से होती है, 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपके वित्त वर्ष होता है, इन्होंने कहा था 1 नवंबर से होनी चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए क्षेत्रक निगम प्रणाली तथा लेखा परीक्षक मंडल आदि की व्यवस्था की जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनके सुधारों की सिफारिश थी। इसके आगे भी कुछ हैं, तो हम देखते हैं। सरकारी अधिकारियों की को अस्थायी रूप से लोक उपक्रमों में भेजने की प्रथा समाप्त की जाए, यानी सरकारी अधिकारियों को जो अस्थायी रूप से कुछ भी लोक उपक्रम जो सिस्टम है वहाँ पर नहीं लगाया जाए। उन्होंने ये सिफारिश की कि उनको उसी व्यवस्था में रखा जाए, सरकार के अधिकारियों को सरकारी व्यवस्था में ही रखा जाए, प्राइवेट में नहीं भेजने का उनको ये सुझाव था उनका। प्रशासनिक एवं सार्वजनिक जीवन का दीर्घ अनुभव रखने वाले को ही राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाए, यानी प्रशासन का भी अनुभव हो और सार्वजनिक जीवन का भी दीर्घ अनुभव हो, उसको ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। सरकार के दायित्वों व कार्यों में वृद्धि के मद्देनज़र सेवाओं का गठन कार्यात्मक आधार पर किया जाए। इस आधार पर सेवाओं को 8 भागों में बांटा जाए। अब वो बहुत सारी डिटेल में बताई होगी, लेकिन अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ध्यान में रखने हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उस दौरान अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज्यों के अंदर, है ना। राज्यों में कार्मिक विभाग एवं लोक आयुक्त के पद की स्थापना की जाए। जिला प्रशासन को 2 भागों में, एक तो नियामकीय और एक विकासात्मक, है ना, में बांटा जाए। एक यानी एक जो डेवलपमेंट का काम करे और एक नियामकीय रूप से जो कार्य करता है, उस तरह से 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाए। सरकार की अनिच्छा तथा नौकरशाही की उदासीनता की वजह से, उपरोक्त नहीं, ये उपयुक्त होना चाहिए, सही वर्ड, अनुशंसा पर कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं हो पाई और ये ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये जो सिफारिशें थी, ये, है ना, सरकार की उदासीनता, नौकरशाही की उदासीनता और सरकार की इच्छा नहीं थी, इसीलिए ये ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए ठंडे बस्ते में नहीं है, आपके लिए तो गर्म बस्ते में है, क्योंकि आपके तो एग्ज़ाम में इनमें से पूछा जाएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कौन सी सिफारिश की या नहीं की। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बहुत छोटा है, इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी सेकंड ARC 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष ने जब वर्ष 2009 में पद त्यागा, तब तक यह अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट्स दे चुका था। इस 5 सदस्यीय आयोग, पूछ सकते कितने सदस्यीय आयोग था, 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का
पुनर्गठन करने और उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। इसका मुख्य मुख्य कार्य क्या था, तो ध्यान रखना है मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन करने, यानी जितने भी मंत्रालय हैं, है ना, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, है ना, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं और विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनका पुनर्गठन करना, है ना, दोबारा से उनका गठन करना और उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाना। मतलब समझ गए, वैश्वीकरण का मतलब होता है हर देश आपस में लिंक्ड हो जाए, है ना, आपस में जुड़ जाए, है ना, वो वैश्वीकरण होता है ना, आपस में एक दूसरे से जुड़ना, है ना, वैश्विक एक वैश्विक दुनिया में हर देश आपस में कनेक्ट रहे, वो वैश्वीकरण है, हर तरह से वो कनेक्ट रहे। तो उसके अनुरूप, है ना, उसके अनुरूप उनका पुनर्गठन करना मंत्रालयों का और विभागों का, और उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिश देना था। ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसका मुख्य जो काम इसको क्या दिया गया, तो ये दिया गया, इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई। ये जिम्मेदारी भी दी गई कि जो सभी स्तरों पर देश के लिए, है ना, सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके अलावा आयोग ने निम्नलिखित पर भी अपने सुझाव दिए हैं। तो अब कौन कौन से और सुझाव है, तो वो देख लेते हैं अपन। भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, यानी जो भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा था, उस पर इन्होंने सुझाव दिए। अब क्या क्या सुझाव थे इन डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर पहली बार टॉपिक जुड़ा है, जहाँ तक संभावना है ऊपर से बनाएगा, और मुझे जहाँ तक इसका समरी करना था मैंने कर दिया है ना। तो इसीलिए टू दी पॉइंट चले। शासन में नैतिकता, यानी इनका कहना था कि इनका सुझाव था कि शासन में जो है नैतिकता की होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि आप नैतिकता को भूल ही जाए, है ना। कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना, जो भी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सिस्टम जो भी है, वित्त व्यवस्था की जो सिस्टम है उसको थोड़ा सुदृढ़ किया जाए, है ना, सिस्टम को और डेवलप किया जाए, अच्छे से बनाया जाए, ताकि पैसा जहाँ तक पहुँचना है, पैसे का प्रबंध जैसे होना है वो बहुत अच्छे से हो सके। राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय, है ना, राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय, है ना। राज्य स्तर पर कई बार क्या होता है, प्रशासन में कहीं ढीलापन नजर आता है, तो वहाँ पर प्रभावी प्रशासन हो, ये सुनिश्चित करने के उपाय इन्होंने सुझाए थे। वो सुझाए होंगे डिटेल में, खूब लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, तो उन्होंने बताया भी होगा कि ये आपको करना चाहिए, है ना। प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय, यानी एक जिला प्रशासन जो हो वो, है ना, बहुत प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, है ना, यानी एक्टिव इफेक्टिव, है ना, यानी जिले लेवल पर जो भी प्रशासन है वो बहुत अच्छे स्तर पर कार्य करने की स्थिति में हो, ये उन्होंने सुझाव दिया। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए। सामाजिक पूंजी, विश्वास, भागीदारीपूर्ण सेवा प्रदायगी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, यानी जो प्रशासन है वो नागरिक केंद्रित होना चाहिए, मतलब प्रशासन नागरिकों के लिए होना चाहिए, न कि नागरिक प्रशासन के लिए, है ना। प्रशासन नागरिकों के हित में, है ना, हमेशा सदैव तत्पर रहें। ई प्रशासन को प्रोत्साहन करना, है ना, जो आजकल आप देख ही रहे हो, संघीय राजतंत्र के मुद्दे, जो हमारा संघीय ढांचा है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट होंगे और उनके बीच में संघीय जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है, उसके टर्म और कंडीशंस होती हैं कि ये व्यवस्था होगी तो वो संघीय जो है राजतंत्र होगा,
और संघीय लोकतंत्र होगा। तो हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है ना, तो इन्होंने संघीय राजतंत्र के मुद्दे पर बात करी थी। संकट प्रबंधन और आपदा प्रबंधन, यानी संकट प्रबंधन या आपदा आ जाए तो उस समय क्या होना चाहिए, उस पर बात करी थी। सार्वजनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस पर भी बहुत इन्होंने सुझाव दिए। नौकरशाही में सुधार के लिए के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में कहा गया था कि 14 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा मुख्यतः लोक सेवकों को उनके मजबूत और कमज़ोर पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य ये तय करना होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी लोक सेवक आगे सेवा में रहने योग्य है अथवा नहीं है। कहने का मतलब समझे कि 14 वर्षों की सेवा के बाद में, मतलब जो भी सर्विस कर रहा है ना, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो आगे जो कर्मचारी हैं या लोक सेवक हैं, क्या वो आगे बेहतर सेवा और देने लायक है या नहीं है ना। महत्वपूर्ण सुझावों में से एक, महत्वपूर्ण सिफारिश में से एक थी, है ना। तो 14 साल सर्विस करने के बाद में उसकी समीक्षा की जाए कि ये आगे सर्विस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मुझे लगता है इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और मुझे लगता है कि आप जहाँ तक ये मेरी बात समझ गए होंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, है ना। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, आप वीडियो ज़रूर देखा कीजिए मेरे, है ना। सब तरह के सब सवालों पे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। सिलेबस, है ना, एग्ज़ाम डेट, हिंदी में सिलेबस, है ना, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं, नेगेटिव मार्किंग, पेपर का पैटर्न कैसा, हर चीज़ पे, यानी सेकंड ग्रेड के हर मुद्दे पे लगभग मैंने बात करी है। आप वीडियो नहीं देखते हैं, आप विज्ञप्ति नहीं देखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कोशिश करें कि वीडियो पहले देखें, है ना, और उनको समझे ढंग से वीडियो में क्या बताया, उनको फॉलो भी करें आप। और मैं कह रहा हूँ कि इसका जो इससे पहले वाला वीडियो था, अगर वो देख लिया, वो अप्रोच आपने लागू कर दी, आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपने कड़ी मेहनत कर ली, है ना, स्मार्ट स्टडी, सही अप्रोच ही स्मार्ट स्टडी कहलाती है। अगर वो आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन, मैं कहता हूँ कि कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें। मैं ईश्वर से, है ना, आपके जो भी, है ना, तन मन और धन से, दिल से प्रयास और मेहनत कर रहे हैं, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, और वो मेरी तरफ से उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से, और एग्ज़ाम के समय में मैं आपको मेंटली रूप से सही रखने के लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, है ना। और भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का, है ना। और अब क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इस सब पे वीडियो बनाए हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।